हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी है, जो स्पेशली आपके सीटेट पेपर 2 के लिए बनाया गया है। और दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए और एकदम से कंटिन्यू देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार यस कर दें आप सभी लोग। अगर आपके पास स्क्रीन और वॉल्यूम दोनों एकदम से सही है तो यस करें, फिर हम सेशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्न पर। ठीक है, जी हाँ, बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे दोस्तों। जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं हम वही प्रश्न कराते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आने की 1% भी संभावना होती है हम उस प्रश्न को जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि हम आपसे चाहते हैं कि आपको जितने भी नंबर हों, ठीक है, हमें 100% में से 100% चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपके जो मार्क्स हैं यदि 105 प्लस नहीं आते तो हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, यदि हम जितना आपको कराते हैं यदि आपने उतना नहीं किया तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो इस प्रश्न को बताइए कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था, यह आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं। तो ध्यान रखिए, यदि आपको नहीं पता हो तो सुन लीजिए इस प्रश्न के लिए कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में यानी कि विद्रोह को भड़काने में लखनऊ से, कहां से, लखनऊ से सक्रिय भाग लिया था। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ चलिए हम आगे बताते हैं आपके लिए। इससे ही रिलेटेड एक प्रश्न और है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने सोचा यहीं पर बता दूं, फिर आगे ही बताते हैं जब प्रश्न है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम या फिर एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया दोस्तों। इस प्रश्न को आपको बताना है। यहाँ से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर। ठीक है, बताएं बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें इस उत्तर की, ठीक है, इस प्रश्न के अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि 1858 का अधिनियम, कौन सा, 1858 का अधिनियम के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। इसको आप ध्यान रखें, 1858 के द्वारा। ठीक है, यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसके एक साल बाद, तो चीजों को रिलेट करना सीखिए दोस्तों। ठीक है, 1857 के विद्रोह के एक साल बाद यानी कि 1858 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मध्यकालीन असम में पाइक, ये पाइक लिखा है दोस्तों। ठीक है, पाइक निम्नलिखित में से क्या था, ये आपको बताना है। पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य, बलात् मजदूर या फिर बागान में काम करने वाले मजदूर। तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि मध्यकालीन असम में पाइक क्या था, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एक बार आ भी चुका है तो आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जी हाँ, मध्यकालीन असम में पाइक आपको बताना है क्या है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, बलात् मजदूर, जो आपके बलात् मजदूर थे, बलात् का मतलब होता है जिनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है मजदूरों से, वो बलात् मजदूर कहलाते हैं। तो ये आपके मध्यकालीन असम में जो पाइक था, पाइक कहा जाता था बलात् मजदूर के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं सीटेट में, बिल्कुल सेम इसी प्रकार के। ठीक है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, या फिर स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों को सहायता करना। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, यदि आपको पसंद हो तो। ठीक है, पता हो तो, सॉरी। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ,
तो ध्यान रखिए किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है आत्म संयम के कौशल में सुधार करना, नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, ये भी नहीं होता है। सामाजिक विषय की बात की जा रही है। ठीक है, योग्य निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, ये भी नहीं होता। या आपका जो होता है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थी अपने तरीके से सोचने में जब तक सक्षम नहीं हो जाता तब तक उसकी सहायता करते रहना है। यही आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या है दोस्तों? विश्लेषण, स्मरण करना, या फिर बोध, या फिर लास्ट है आपका प्रयोग। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जा ध्यान रखिए कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की जो योग्यता होती है वह आपकी स्मरण नहीं कहलाती, बोध नहीं कहलाती, प्रयोग नहीं कहलाता, और आपका विश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए दोस्तों? बताना है। विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। या फिर मूल विषयों में के प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए दोस्तों? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा से पहले नए विषयों पढ़ने। गलत दोस्तों, नए विषयों को पढ़ने के लिए क्यों कहेंगे दोस्तों? जब हम जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उसी के बारे में तो बात करेंगे दोस्तों। नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर के सत्र के साथ प्रस्तुत करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कहते हैं कि सर आप जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कम कराते हैं एसएसटी में। ठीक है, तो ध्यान रखिए कम इसलिए कराए जाते हैं एसएसटी के क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं क्योंकि एसएसटी में आपका पेडागोजी कम आता है। ठीक है, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेडागोजी कम आता है, आपके फैक्ट ज़्यादा आते हैं इसीलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए, यानी कि जो अलग है उसको आपको बताना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। शक्तियों का पृथक्करण होता है, या फिर एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन हो जाता है। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। सही कथन आपको बताना है। जी हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, तो आप बताइए क्या इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता? क्या न्यायाधीशों के लिए होता है भी, इनके लिए भी एग्जाम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकारी हस्तक्षेप तो है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, यह आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, ये गलत है दोस्तों, हटाया जा सकता है बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यायाधीशों का सेवा काल एकदम से निश्चित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश या फिर आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर वंदे मातरम ये आंदोलन का नाम था, इसको किस नाम से जाना जाता था आंध्र प्रदेश या फिर आंध्र क्षेत्र में? ठीक है, शबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए यदि आपको नहीं पता है तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है,
आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता था, यह आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विदुषी स्त्री ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया गया था? स्त्री पुरुष तुलना, ये है दोस्तों पुस्तक का नाम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदुषी स्त्री ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित स्त्री पुरुष नामक पुस्तक की तुलना का लेखन किया था? दोस्तों आपको बताना है ताराबाई शिंदे, रास सुंदरो देवी, पंडिता रमाबाई या फिर बेगम रुकैया। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? ये आपकी बेगम रुकैया की अगर बात की जाए तो आपकी ये अकबर की वाइफ नहीं थी दोस्तों। ठीक है, वो अलग थी और ये अलग है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, ये पुस्तक जो थी वो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। और ध्यान रखिए इसमें क्या था, तो स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? यह आपको बताना है। जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, या फिर लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए? बताएं क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, अगर हम बात करें कि जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, तो बिल्कुल गलत था दोस्तों। वो तो आपको बिल्कुल भी शिक्षित नहीं करना चाहते थे अंग्रेज। ठीक है, और अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही था। वो जो चाहते थे अंग्रेज की जो हमारे भारतीय हैं वो अंग्रेजों के लिए वफादारी से काम करें और उनको सहायता करें शासन करने में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरक अधिगम। प्रेरक अधिगम जिसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव लर्निंग बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है दोस्तों? निपुणता अधिगम, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुरूपण या फिर नकल करना, या फिर आपका लास्ट है प्रतिपादक शिक्षण। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है, अपोजिट है, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगर हम प्रेरक अधिगम की बात करते हैं तो निपुणता अधिगम के विपरीत है? नहीं दोस्तों, निपुणता अधिगम के विपरीत नहीं है, उसके एकदम से सही दिशा में चलता है। ठीक है, संरचनात्मक प्रशिक्षण के भी विपरीत नहीं है, अनुरूपण के भी विपरीत नहीं है, लेकिन आपका प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, एक सेकंड रुकिए स्लाइड को छोटा करना पड़ेगा, प्रश्न आपका बहुत लेंथी है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है, यह आपको बताना है। चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान का सीमित करती हूँ। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। या फिर डी ऑप्शन है, चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निपेश को निकाल देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें दोस्तों। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ भाई बहन कहते हैं कि मतलब जब आप सर स्लाइड को छोटा कर देते हैं तो दिखता नहीं है, तो ध्यान रखिए दिखेगा आपको, लेकिन आप जो है अपने मोबाइल का थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, यानी कि क्वालिटी जो होती है वीडियो क्वालिटी, तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पर एक 3 डॉट दिखेगा, आप 3 डॉट पे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको क्वालिटी यानी कि वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सही से दिखेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस प्रश्न की,
कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। तो ध्यान रखिए, अधिगम को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, एकदम से सही है। यहाँ पर सीमित करने की बात की जा रही है तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, आप जानते हैं समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थी की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है, गलत हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को देखिए नकारना है मतलब निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस प्रश्न को बताएं दोस्तों कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। दोस्तों, भारत अंग्रेजी औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया, या फिर भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराए। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, तो ध्यान रखिए 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। तो यदि हम बात करें, भारत अंग्रेजी औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। बिल्कुल दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे और अपने यहाँ उसे उत्पादित करते थे औद्योगिक कंपनियों के अंतर्गत, फिर उसके बाद उसी माल को, तैयार माल को फिर से इंडिया लाते थे और उसे महंगे दामों पर बेचते थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। वह जो भारत था बहुत बड़ा बाजार बन गया उनके उत्पादों को बेचने के लिए। ठीक है, तो देखिए दुगना मुनाफा कर रहे थे, लेकर भी हमारे यहाँ से आते थे जो कि सस्ता लेकर जाते थे लेकिन बेचते महंगा थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। स्थायी समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता, या फिर मालवाड़ी समझौता। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, कुछ लोग तो कमेंट ही नहीं करते। जी हाँ, बताएं दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही तो एक बार लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर बात करते हैं भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो यह था आपका कौन सा था दोस्तों, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही, स्थायी समझौता, स्थायी बंदोबस्ती जिसे बोलते हैं, स्थायी समझौते के अंतर्गत मान्यता दी गई थी। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो आप कहोगे एक मिनट रुकिए, 1793 कब हुआ, 1793 में हुआ था दोस्तों। आप ये समझौता स्थायी समझौता जिसे स्थायी बंदोबस्त भी किया जाता है, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। अब हम बात करते हैं शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, या फिर राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। बताएं शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है दोस्तों, यह आपको बताना है। ठीक है, जी हाँ, बताएं दीवाने आम की बात की जा रही है। ठीक है, और शाहजहां ने और क्या बनवाया, तो आप कहोगे रेड फोर्ट बनवाया था यानी कि लाल किला, और आपका ये क्या बोलते हैं ताजमहल भी बनवाया था। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, और दीवाने आम भी बनवाए। ठीक है, अगर दीवाने आम की बात करते हैं तो ध्यान रखिए राजा का जो न्याय था वह छोटे बड़े हर व्यक्ति के लिए एक समान था, ऐसा शाहजहां मानता था, इसीलिए उसने दीवाने आम को बनवाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार देखें जरूर। ठीक है, जाकर जरूर देखें, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आज का सेशन इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों तब तक आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कब दोस्तों, 9 बजे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।